Hello everyone, my name is Sakshi Gupta and I have qualified CSIR NET examination with the All India rank 93 and I also qualified GATE examination twice. So मैंने ये सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं CSIR के बारे में पूरी डिटेल मीन्स CSIR क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए वो सारी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। और इतना ही नहीं, मैं आगे भी वीडियोस लाती रहूँगी जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करूँगी। ओके, पर आज के लिए हम जानते हैं पूरे CSIR के डिटेल के बारे में। सो व्हाट इज़ CSIR नेट एग्ज़ाम? जैसा कि हम सब जानते हैं, ये CSIR नेट एग्ज़ामिनेशन जो होता है, अभी तक ऐसा पैटर्न बना हुआ था कि ये साल में 2 बार होता था, पर अभी कोविड के बाद से इसका पूरा साइकिल बदल गया है। ठीक है, तो अभी हम इसका भी आगे डिस्कशन करेंगे, पर उससे पहले जानते हैं कि CSIR नेट एग्ज़ामिनेशन होता क्या है। तो एक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये CSIR है। ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता है जिसमें कि 2 लेवल्स होती हैं, JRF और LS। अगर आपका कट ऑफ कम जा रहा है तो LS के लिए क्वालिफाई करते हो, और अगर आपका कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है तो आप JRF के लिए क्वालिफाई करते हो। इन बातों को हम आगे डिटेल में कवर करेंगे, पर ये एग्ज़ाम जो होता है JRF और लेक्चरर की पोजीशन के लिए कराया जाता है। साल में 2 बार होता था एक्चुअली, अभी कुछ टाइम से इसका पैटर्न चेंज हो गया है, बट नॉर्मली अगर हम बात की जाए तो साल में 2 बार ये एग्ज़ाम हेल्ड होता है। और इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट एग्ज़ाम और बाकी के बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जो NTA कंडक्ट कराता है। तो इस जो NTA है वो इसको कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में CSIR के नेट एग्ज़ाम होता है। तो फ्रेंड्स, देयर आर टोटल 5 सब्जेक्ट्स जिन सब्जेक्ट्स में CSIR का नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, हेल्ड कराया जाता है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे: केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड प्लस द फिजिकल साइंस। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें CSIR एग्ज़ाम हेल्ड कराया जाता है। ओके, देन अब हम जानते हैं अबाउट नेट, JRF और LS। हमें पता है कि JRF और LS इस एग्ज़ाम्स में होते हैं, पर ये JRF और LS होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली जब भी एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद 2 सेपरेट मेरिट लिस्ट निकाली जाती हैं। तो 2 सेपरेट मेरिट लिस्ट होती हैं जिनमें कैंडिडेट्स को उनके रैंकिंग के उनके मार्क्स के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, 2 लेवल्स होती हैं, नेट LS होता है, नेट JRF होता है। नेट LS में मतलब कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, नेट JRF में कट ऑफ एज कंपैरिजन LS के ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो 2 सेपरेट मेरिट लिस्ट, वन कंप्राइजिंग द कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर द अवार्ड ऑफ JRF एंड द सेकेंड ऑफ दोज कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द एलिजिबल टेस्ट फॉर द लेक्चरशिप। तो 2 इसकी सेपरेट मेरिट लिस्ट निकलती हैं जिसमें एक LS की पोजीशन होती है और एक JRF। अब ये LS और JRF होता है क्या है वो देख लेते हैं। नेट LS क्या है? द कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर LS विल बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट एज लेक्चरर एज वेल एज फॉर JRF शिप इन स्कीम और प्रोजेक्ट। अगर किसी कैंडिडेट का नेट LS क्वालिफाई हो रहा है, इसका मतलब वो किसी भी कॉलेज में लेक्चरर की पोजीशन के लिए एलिजिबल है, या किसी भी स्कीम और प्रोजेक्ट में JRF शिप के लिए वो एलिजिबल है। मीन्स कि अगर किसी भी कॉलेज में वैकेंसीज निकलती हैं तो नेट LS क्वालिफाई किया हुआ कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है। LS candidate will not be eligible for regular JRF net fellowship. They will eligible to pursue PhD program with or without any fellowship other than JRF net. मतलब क्या है कि JRF कैंडिडेट्स जो होते हैं वो JRF जो LS कैंडिडेट्स जिनका LS क्वालिफाई हुआ होता है, जिन कैंडिडेट्स का, उनको JRF नेट की जो फेलोशिप होती है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। LS में मतलब जो बच्चे LS क्वालिफाई करते हैं उसमें कोई भी फेलोशिप नहीं दी जाती है। तो अगर किसी भी कॉलेज से अगर आपको कहीं पर PhD करनी है तो हो सकता है वहाँ की उनकी खुद की फेलोशिप हो भी और ना भी। तो LS क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स को फेलोशिप का कोई श्योरिटी नहीं दी जाती है। ओके, देन व्हाट इज़ नेट JRF? नेट JRF में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं वो ऑटोमेटिकली नेट LS को भी क्वालिफाई कर गए होते हैं। मीन्स वो
किसी भी कॉलेज में एज ए लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल होते हैं और पीएचडी करने के लिए उनको एक फेलोशिप भी प्रोवाइड कराई जाती है। द कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर द अवार्ड ऑफ JRF नेट विल रिसीव फेलोशिप आइदर फ्रॉम CSIR और UGC। तो जिन कैंडिडेट्स का भी नेट JRF क्वालिफाई होता है या तो उनको CSIR फंड कराता है, मतलब फेलोशिप प्रोवाइड कराता है, या तो फिर UGC उनको फेलोशिप प्रोवाइड कराता है। तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि नेट JRF की जो कट ऑफ होती है वो एज कंपैरिजन टू LS हाई जाती है। LS की जो कट ऑफ होती है वो कम जाती है JRF के कंपैरिजन में। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब मतलब अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाह रहे हो, इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनको भी देख लेते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स के पास B फार्मा, BE, BTech, MSc, MBBS, इंटीग्रेटेड BSMS और कोई भी अदर साइंस की डिग्री है, लेकिन अगर उनके 55% मार्क्स हैं, तभी वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब अगर आपके इन कोर्सेज़ में से किसी में भी अगर आपका मास्टर्स है या फिर इन कोर्स में आपने कुछ भी किया हुआ है, तो अगर आपके 55% मार्क्स हैं तभी आप एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। दूसरा, कैंडिडेट्स फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी रिसीव 55% ग्रेड रिडक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि 55% मार्क एटलीस्ट होने चाहिए अगर आपको CSIR के एग्ज़ाम में बैठना है। लेकिन जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 55 में से 5% रिडक्शन हो जाता है, यानी कि 50% अगर उनका है तो वो इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं बैठने के लिए। कैंडिडेट्स हु आर करेंटली स्टडिंग एन MSc एंड हैव फिनिश्ड देयर डिग्री आर ऑल्सो एलिजिबल टू टेक दिस टेस्ट। मीन्स अगर किसी भी कैंडिडेट का MSc अगर वो कर रहे हैं या उनकी डिग्री फिनिश हो चुकी है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और कैंडिडेट्स हु हैव completed a BSc or enrolled in an integrated MS PhD program and have a minimum of a 55% grade point average are eligible to apply। तो ये जो भी कैंडिडेट्स BSc कर रहे हैं या फिर उन्होंने इंटीग्रेट MS PhD प्रोग्राम में अब खुद को एनरोल कराया हुआ है, उनका 55% ग्रेड पॉइंट है, तो वो भी इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ से ये आप कुछ अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देख सकते हैं। Candidate with a science or engineering background may also be eligible for the fellowship if they enroll in a PhD or PhD integrated program with 2 years after graduation। जो कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और वो भी इस एलिजिबल होते हैं फेलोशिप के लिए। अगर वो PhD में एनरोल करा रहे हैं तो वो भी इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड और PhD इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विद 2 years आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, एक होती है रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी। मीन्स अगर आप MSc कर रहे हैं या कोई सा भी अभी आप अपना कोर्स कर रहे हैं और आपको CSIR में अपीयर होना है, आप फाइनल ईयर में हैं, तो एक रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट आता है। आप उस एक फॉर्म को भर के आप साइट पर जाकर वहाँ पूरा फॉर्म मिल जाएगा आपको CSIR के ऑफिशियल साइट पर। वहाँ आप जाएंगे तो RA कैटेगरी का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। उसे फॉर्म को फिल करना होता है और उसे सबमिट करना होता है, उसके बाद ही आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो देख लेते हैं। ए कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट अंडर RA रिजल्टेड अवेटेड कैटेगरी इफ़ ही और शी इज़ अपीयरिंग और हैज़ appeared in her final year of MSc or equivalent degree examination in subject during the ongoing academic session। मीन्स अगर आप MSc के फाइनल ईयर में हैं या कोई भी ऐसी इक्विवेलेंट डिग्री ऐसी ले रहे हैं, तो आपको RA कैटेगरी का सर्टिफिकेट को अपलोड वहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, however such candidates shall be admitted to the test provisionally। they shall only be considered eligible for JRF net, LS net if they are able to produce the proof of having passed the master's degree examination in relevant or related subject with the requisite % of marks। मतलब आप अगर इस टेस्ट में बैठना चाह रहे हैं तो ये प्रोविजनली होगा। अगर आप MSc के दौरान इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो अगर दे शैल ओनली बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर JRF नेट और LS नेट तभी माना जाएगा जब आप वहाँ पर प्रूफ देंगे कि आपका मास्टर डिग्री का एग्जामिनेशन आपने मतलब क्लियर करा हुआ है। मतलब कि वहाँ पर उनको उस चीज़ का प्रूफ चाहिए। ओके, और रिलेटेड सब्जेक्ट विद द रिक्विजिट % ऑफ मार्क्स, जितना कि उन्होंने मांगा है, जब तक आप उस चीज़ का प्रूफ नहीं देंगे तब तक इस एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं।
एज लिमिट के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो JRF के लिए बताई गई है, यानी कि अगर आप JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 28 ईयर्स तक ही अप्लाई कर सकते हैं JRF के लिए। अगर आप लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं लाइक SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PW कैटेगरी से हैं या फीमेल एप्लीकेंट्स हैं, एंड 3 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन उन रिजर्व कैटेगरी के लोगों को मिलता है, या फिर हम बोल सकते हैं 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स को या फीमेल एप्लीकेंट्स को, यानी कि 28 ईयर्स JRF का मैक्सिमम एज लिमिट है। लेकिन इसमें भी 5 साल को आप बढ़ा दीजिए तो उतना बार SC ST PWD और फीमेल एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को, ठीक है। लेकिन लेक्चरशिप के लिए LS के लिए कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, उसको आप कभी भी दे सकते हैं, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, सबसे पहले अभी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ फॉर्म फिलिंग जो होता है, फॉर्म को आपको जो फिल करना है वो ऑनलाइन ही करना है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एग्जाम का ड्यूरेशन 3 आवर्स रहता है। लेक्चरशिप सर्टिफिकेट जो वैलिडिटी होती है, LS का सर्टिफिकेट अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है LS कैटेगरी से तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। लेकिन अगर आपने JRF को क्वालिफाई किया हुआ है तो उसकी अगर वैलिडिटी होगी तो वो केवल 2 साल के लिए होगी। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। तो जैसा कि 5 सब्जेक्ट्स इधर होते हैं, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। तो 3 सेक्शंस इधर होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। सेक्शन A में जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन B और सेक्शन C में सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं केमिकल साइंसेस की, तो केमिकल साइंसेस में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। टोटल क्वेश्चंस पार्ट A में 20 होते हैं, जिसमें से हमें 15 अटैम्प्ट करने हैं। सही क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे, और नेगेटिव अगर गलत हुआ तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी। पार्ट B में 40 क्वेश्चंस टोटल होते हैं, जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट 35 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ मार्क 2 एंड अगर गलत हुआ तो 0.5 डिडक्ट हो जाएगा। पार्ट C में 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 25 अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, लेकिन गलत होने पर 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो टोटल जो क्वेश्चंस हुए एग्जाम पेपर में वो 120 हुए, जिसमें से आपको 75 अटैम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होंगे वो 200 होगा, ठीक है। तो ये रहा केमिकल साइंस के बच्चों का, यानी कि 200 मार्क्स का पेपर होता है, ओके। अर्थ साइंस के बारे में देख लेते हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। पार्ट A में टोटल क्वेश्चंस जो रहते हैं 20 रहते हैं, जिसमें से आपको 15 करने हैं। सही हुआ तो 2, गलत हुआ तो 0.5 जाएंगे। पार्ट B में 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 35 करने हैं। सही हुआ तो 2, गलत हुआ तो 0.5 डिडक्ट हो जाएगा। पार्ट C में 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 25 करने हैं। सही हुआ तो 4, गलत हुआ तो 1.32 नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि टोटल क्वेश्चंस आपके 150 होते हैं एंड आपको केवल 75 अटैम्प्ट करने हैं, और जो मार्क्स का रहता है वो 200 मार्क्स का पेपर आपका रहता है। लाइफ साइंस के बारे में देख लेते हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। 3 सेक्शंस रहते हैं। पार्ट A में जनरल एप्टीट्यूड रहता है, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चंस का आंसर करना है। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, अगर गलत हुआ तो 0.5 डिडक्ट हो जाएगा। पार्ट B जो होता है 50 क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, जिसमें से आपको 35 अटैम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव हुआ, गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 0.5 नंबर मार्क्स की। पार्ट C में 75 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 25 अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क का है, गलत होने पर 1 जाएगा। यानी कि टोटल क्वेश्चंस जो आपके हुए 140 हुए, और आपको अटैम्प्ट करने हैं केवल 75, और क्वेश्चन पेपर का जो पूरा मार्क्स का क्वेश्चन जो है मार्क्स है, कितना मार्क्स का पेपर रहता है, 200 मार्क्स का पेपर रहता है। मैथमेटिकल साइंस में सेम 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट A में 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 15 करने हैं। सही होने पर 2, गलत होने पर 0.5 जाएगा। सेक्शन B में 4 क्वेश्चंस 40 होते हैं, करने आपको 25 हैं। हर क्वेश्चन सही होने पर 3 नंबर मिलेगा, गलत हुआ तो 0.75 जाएगा। पार्ट C में आपको 60 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस करने हैं। सही होने पर 4.75, लेकिन नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस आपके 120 रहेंगे,
आपको अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस करने हैं। आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। फिजिकल साइंस वालों के लिए पार्ट ए का 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको 15 करने हैं, सही हुआ तो 2, गलत हुआ तो 0.5। पार्ट बी में 25 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 20 करने हैं, सही हुआ तो 3.5 और गलत हुआ तो 0.875 डिडक्ट होगा। पार्ट सी में 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 20 करने हैं, सही हुआ तो 5 नंबर, गलत हुआ तो 1.25 नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि टोटल आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 55 क्वेश्चंस करने हैं, और जो टोटल मार्क्स का पेपर आपका जो रहता है वो रहता है 200 मार्क्स का। तो ये है एग्जाम पैटर्न। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या रहती है। जनरल के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है वो CSIR की जनरल वालों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो 1000 होगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर की 500 होगी, SC ST की 250 होती है, और PWD की कोई फीस नहीं होती। की पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। जो मीडियम होता है पेपर का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। आपको जब फॉर्म फिलिंग होगी उस टाइम पर आपसे सिलेक्ट कराया जाएगा, आपको हिंदी में सिलेक्ट करना है या फिर इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में सिलेक्ट करते हैं तो टोटली पेपर इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन अगर आप हिंदी में सेलेक्ट करते हो तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है। शिफ्ट ऑफ एग्जाम 2 शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। स्टाइपेंड जो मिलता है 31,000 पर मंथ मिलता है। फर्स्ट अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं JRF के साथ, अगर आप JRF कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो जो स्टाइपेंड आपको मिलता है वो 31,000 पर मंथ मिलता है स्टार्टिंग की 2 साल के लिए। फिर वो बढ़ के 35,000 पर मंथ हो जाता है 2 साल के बाद। ठीक है। यानी कि 2 ईयर्स तक आपको मिलेगा 31,000। आफ्टर 2 ईयर्स आपको वो 35,000 पर मंथ हो जाएगा। ओके, तो ये फीस के बारे में था। आगे देख लेते हैं। करियर स्कोप आफ्टर क्वालिफाइंग CSIR नेट एग्जामिनेशन, मतलब CSIR को क्वालिफाई करने के बाद आप करियर में आगे क्या कर सकते हैं। पहला, आप PhD कर सकते हैं किसी भी अच्छे कॉलेज से। अगर आपके पास JRF है तो आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है, तो आप उस फेलोशिप से PhD कर सकते हैं। अगर आपका LS क्वालिफाइड है तो किसी कॉलेज में फेलोशिप मिलती है और किसी कॉलेजेस में फेलोशिप नहीं मिलती है, तो वहाँ आपको देखना होता है। दूसरा, रिसर्च फेलो इन लैब्स। तीसरा, करियर एज अ लेबोरेटरी टेक्नीशियन और सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। चौथा, जॉब आफ्टर क्वालिफाइंग CSIR नेट लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह आप किसी भी कॉलेज में लग सकते हैं, एलिजिबल होते हैं। वर्क एज अ साइंटिफिक ऑफिसर, एंड लास्ट वन इज अ PSU जॉब अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ये कुछ करियर स्कोप्स हैं जो आप CSIR क्वालिफाई करने के बाद कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट CSIR नेट। तो गाइस यही सब कुछ CSIR के नेट के बारे में था। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ भी आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस आपके और कोई क्वेरीज हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट। सितंबर में आपका एग्ज़ाम है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। गुड लक। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। मैं इसके बाद और वीडियोस CSIR के रिलेटेड या और जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके रिलेटेड लाती रहूँगी। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी मैं कवर कराऊँगी, तो स्टे ट्यून।